भारत का समाज मंगल पांडे को अपना हीरो मानता, यहां तक घपला है। जिस शख्स को 1945 में आपने एक प्लेन दुर्घटना में मरा दिखाया, क्योंकि 45 में स्थिति कुछ और थी और 47 के बाद स्थिति कुछ और हो गई। वही लोग जो 45 में सुभाष को मरा हुआ दिखा रहे हैं एक प्लेन क्रैश की थ्योरी बना करके, उन लोगों को कितना डर था। हमारा एक युवा साथी अनुज धर, पत्रकार, उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। पिछले 20 साल से उसने अपने पूरे जीवन को सुभाष की खोज में लगा दिया है और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं आर्काइव के अंदर, जिसे पिछली सत्ताओं ने कभी कोशिश की कि ये आप तक न पहुंचे। इसलिए हर युवा से कहता हूं कि इस संचार क्रांति में तुम्हें किसी इंफॉर्मेशन से दुनिया रोक नहीं सकती, और इंफॉर्मेशन करेक्ट हो तो जगह जगह चौराहे चौराहे बताओ। इसके बताने से ही सनातनी जाग जाएगा। कुछ नहीं करना है। आपको ताज्जुब होगा, 3 मूर्ति जहां फूलवले चचा का इतिहास और प्रधानमंत्री निवास था, उन्होंने अपने अलावा किसी को नहीं रहने दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री में, लेकिन 3 मूर्ति नहीं रहने दिया। ये गरीब 2 कौड़ी का आदमी ये यहां रहेगा, वो नहीं रहने दिया उन्होंने। बाद में भी लोग नहीं रह पाए। 14 में जिसे भेजा वो वहां रहने नहीं गया। उस भवन का नाम है जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। उनके तमाम महान कृत उसमें दबे हुए हैं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां रहूंगा। जो प्रधानमंत्री का निवास रेस कोर्स रोड कहलाता था, जहां घोड़ों की दौड़ के ऊपर जुआ होता था, उस रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री का घर था। तो कुछ तो रेस कोर्स का असर अंदर भी आता होगा। उसने उस जगह का नाम बदल दिया है। लोग बोले नाम बदलने से क्या होता है? कि नाम बदलने से यह होता है कि 3 मूर्ति में हमारे बुजुर्ग, हमारे 30-40 साल पुराने दोस्त, गलती से उन्होंने 3 मूर्ति में उनको बिठा दिया और उन्होंने भी कोई बहुत लाभ हानि का एजेंडा नहीं देखा। उन्होंने भी पूरी 3 मूर्ति में जितने राज दफन थे, उन सारे राज की फोटोकॉपी करा ली। और क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कागज निकाले जिससे पता चलता है कि क्या हुआ था। और आपके आदमी ने जब उनको बिठाया तो उनसे कहा कि इस 3 मूर्ति में जो जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है, इसमें एक काम करिए, पहले प्रधानमंत्री से और मेरे तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनका इतिहास लिखिए, उनके अचीवमेंट लिखिए, और जब वो सब कुछ हो गया तो एक दिन उसका नाम बदलकर रख दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब चचा के वारिस परेशान, सत्ता गई, अब तो घर बार भी चला गया। और वहीं से ये डॉक्यूमेंट निकला कि सुभाष की फैमिली, सुभाष चंद्र बोस 45 की प्लेन घटना में नहीं मारे गए, सुभाष जीवित थे। और जो काल्पनिक आपको लगती होंगी, क्योंकि पुरानी बीमारी अभी आसानी से गए नहीं है, अनुज धर ने
पूरी दुनिया से दस्तावेज ला करके ये साबित कर दिया कि अयोध्या जो आज भारतवासी के हर के मुंह के ऊपर चढ़ी हुई है, हर आदमी का रास्ता, हर बस, हर प्लेन, हर ट्रेन अयोध्या जा रही है। उसी अयोध्या में एक कमरे में एक आदमी की, एक बुजुर्ग की, एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा की मृत्यु हुई और सरकार ने उस मृत्यु के बाद यह खबर लीक नहीं होने दी क्योंकि उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामला थे। अयोध्या में एक कमरे में रहने वाला आदमी जर्मन की भाषा में छपने वाली किताब पढ़ रहा है, टाइम्स मैगजीन बजा रहा है और उसके खाने पीने रहने की जितनी चीजें हैं सारी विदेशी हैं और रात में गेरुआ वस्त्र निकाल करके वो जगह जगह लोगों से मिल रहा है। जिसको भारत गुमनामी बाबा मानती है वही सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी सरकार ने 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के बंगाल कलकत्ता के अंदर जो घर था उसकी जासूसी कराई, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हम आजाद हैं ये आज भी आपको बताया जाता है, आप आजाद वाजाद कुछ नहीं। बड़ा पाखंड है। 1968 भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईबी कहते हैं, मैं 1968 की बात बता रहा हूं। 1968 तक आईबी जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखती थी, एक समझौते के तहत, रिटन समझौते के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या उसने किया है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, इसकी रिपोर्ट बनाती थी और रिपोर्ट यहां से सील होकर के ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को हर महीने भेजी जाती थी। 47 के बाद भी गद्दार बड़े अंदर तक थे। यह हुआ है आपके साथ। और आपको एक कहानी सुना दी गई कि 1947 में भारत आजाद हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न यहां न ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इतना बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। लोग घरों में बोलते होंगे, एक आध समाज में कोई झूठ चलता होगा, लेकिन पूरे राष्ट्र के सामने झूठ बोला और 70 साल से हम उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई इसमें नई बात कहनी हो तो मेरा पर्सनल ईमेल है, उस पर भेजिएगा। 15 अगस्त 1947 के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। और उसकी मिसाल बताता हूं। भारत का संविधान, जिसको हम बहुत मानते हैं, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। संविधान सभा की मीटिंगें हुई, ये बताया गया, वो बताया गया। आज भी अकोला की पुलिस को अगर यहां कोई हो तो मैं ये उनको बताना चाहता हूं, अपने सीनियर से पूछें। जो पुलिस की वर्दी में है वो भी हमारा भाई है। कुछ बाध्यताओं के कारण उसके ऊपर कुछ नियम होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो बहुत सी बातें न कह पाए। 1860 आज भी भारत की पुलिस
1860 के कानून से गवर्न हो रही है। आज भी एविडेंस एक्ट जो पुलिस चलाती है वो 1861 का कानून है। आप आजाद हो गए। उस आजादी की एक मिसाल आपको बताता हूं। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको लगेगा कि ये घटनाएं किसी इतिहास की किताब में इस तरह से क्रमबद्ध क्यों नहीं की गई थी, क्यों इनका जिक्र कहीं अलग मिलता है और वो ऐसा लगता है कि एक घटना वहां घटी है, एक घटना वहां घटी है, ताकि लोग समझ ही ना पाए। यह कहा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। अब कोई ये पूछे कि उनको शपथ कब दिलाई गई थी, किसने दिलाई थी, तो आपके पास एक स्वाभाविक सा आंसर होगा कि 15 अगस्त 1947 को दिलाई गई थी। यही डेट है आपके पास? हां ना में बताइए। ये झूठ है। 1946 में अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो गया था और उस समझौते के तहत 6 घटनाएं घटी हैं। तब आप उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जनवरी के अंदर देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों के अंदर चुनाव होना था। उन चुनाव के अंदर जो कुल संख्या थी 15 प्रांतीय असेंबलियों की 1585 थी, 1585 टोटल सीटें थी। मुसलमानों के लिए 429 सीटें रिजर्व थी। टोटल रिजर्व सीटें 492 थी जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुसलमान 492 में से मुस्लिम लीग के लोगों ने 429 सीटें जीती, बाकी कांग्रेस ने जीती, सरकार बन गई। तो जैसे ही ये बनी, आप अक्सर ये पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान, वहीं था खेल सारा। अंग्रेजों को लग गया कि सत्ता का हस्तांतरण करना है, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी उस पूरी चाल को पिताजी के कान में बताया और पिताजी ने फिर क्या किया? जनवरी में चुनाव हुआ, मार्च के अंदर एक घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। नोटिफिकेशन हो गया कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि 1940 में आज के झारखंड की राजधानी रांची के पास एक शहर है रामगढ़। कांग्रेस के रामगढ़ के अधिवेशन में मक्का में पैदा होने वाला 1888 में जो मक्का में पैदा हुआ, 1904 में भारत आया और देश का 1947 से लेकर 1958 तक देश का पहला गृह मंत्री बना, जो न किसी स्कूल में गया, न केजी में गया, न मदरसे में गया, न किसी गुरुकुल में गया। उस आदमी का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 में अध्यक्ष बना, 46 तक रहा, लेकिन नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसने पिताजी को बता दिया था कि अंकल का क्या प्लान है, इसे एग्जीक्यूट करना आपका काम है। लेकिन वो धन्य है, वो महान कांग्रेसी हैं, मैं खोज में लगा हूं उनकी। यकीन मानिए कोई निजी झगड़ा नहीं है। जिस दिन भी मुझे एक एक का नाम पता चलेगा, मैं भरी सभा में जो भी मेरी आखिरी कार्य प्रोग्राम होगा, मैं उसमें चिल्ला चिल्ला के उनको सैल्यूट करूंगा। या आपको ताज्जुब होगा कि जब चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में
जब कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए, कांग्रेस पार्टी के वो महान नेता कहां हैं जिन्होंने नेहरू को अपना उम्मीदवार तक नहीं बनाया। लेकिन पिताजी के कान में जो बात थी, उनको एजेंडा सेट करना था। जब उन्हें पता कि कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए चचा जान का जो है नाम ही नहीं दिया है, तो पिताजी बड़े दुखी हो गए। फिर पिताजी ने अपने डंडे का कमाल दिखाया और फिर वो चारों तरफ घूमे, बोले भाई देखो जो भी कुछ है, लेकिन मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। ये पहली बार उन्होंने अपनी पसंद सार्वजनिक की थी। लेकिन उनसे भी ज्यादा धन्य कौन? कांग्रेसी हैं। गांधी जी के कहने से नेहरू जी को पार्टी अध्यक्ष पद में शामिल किया गया, क्योंकि उसी अध्यक्ष पद के चुनाव में सरदार पटेल भी थे, पट्टाभी सीतारमण भी थे। लेकिन इस सब के बावजूद, इससे आपको दो बातें साफ करना चाहता हूं। ये मत कहिए इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। उसमें भी कैसे लोग थे, कितने कद्दावर लोग थे, कितने विजनरी लोग थे, लेकिन चापलूस ज्यादा थे। 15 प्रांतीय असेंबलियों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना गुप्त मतदान पैक करके दिल्ली भेजा। पिताजी को थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि गड़बड़ ना हो, तो पिताजी ने क्या काम किया कि जो उनके सबसे नजदीकी थे, सबसे भरोसेमंद थे, उनको इंचार्ज बनाया इस पूरे प्रोसेस का कि आपकी देखरेख में पेटियां खुलेंगी, आप इंचार्ज हैं। लेकिन उस महापुरुष को भी मैं इसी मन से, हर मन से जहां जहां बोलता हूं, नमन करता हूं कि ऐसे लोग हमारे बीच थे। वो उस सब के बावजूद भी गांधी का सम्मान, उनको कहीं ठेस ना लगे, वो सब माना। लेकिन जाने से पहले हम जैसे लोगों को ताकत दे के गए कि तुम कोई बात कहोगे, उसके लिए मैं तथ्य लिख के जा रहा हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन तथ्यों को खोजना जो दफन कर दिए गए। गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा रहने वाले आचार्य जेबी कृपलानी को उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाया कि आपकी देख रेख में पेटियां खुलेंगी। बहुत सीधे से आदमी थे, बहुत उनका नाम नहीं आता, ऐसे लोगों का कहां हम नाम लेते हैं। पेटियां खुली। आज का युवा, हमारा भाई, बेटियां आज कहती हैं कि ओहो ईवीएम हैक हो गई, पेटियां बदल दी। भाई साहब, 1947 से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में सबसे पहले मशीन हैक हुई। ये देश को नहीं पता। आज मशीन है, उस वक्त तो पेटी ही हैक कर ली। पेटियां खुली। आजकल एक शब्द बताता है नोटा, सुना है ना आपने? उस वक्त भी समझदार लोग थे। 15 प्रांतीय असेंबलियों की पेटियां खुली, 15 वोट निकले, 1 वोट आचार्य जेबी कृपलानी को मिला, 2 वोट नोटा पकड़े गए, उन्होंने वोट ही नहीं दिया किसी को, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन देश का कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष गांधी जी के दबाव में, जिसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने इलवोट देने वालों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। भारत की आजादी के उस दौर में भी वो पाप हुआ जहां से हमें रास्ता आगे जाना था। तो आज अगर पेटियां हैक हो रही हैं तो फिर सही हो रही है।
जब तुम कर रहे थे और लगाते हो आरोप कि इसने पेटियां हैक कर ली, अगर पेटियां हैक करके ही भारत की सनातन सभ्यता जिंदा हो सकती है तो 1000 साल तक पेटियां हैक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।